बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है शरीफ घराना और उसे तहरीर किया है सुल्ताना मेहर ने। तो आइए शुरू करते हैं। मैं घर पहुंची तो बच्चे ने बताया कि ज़ेबा आंटी का फोन आया था। ये सुनकर मुझे याद आ गया कि दफ्तर में भी ऑपरेटर ने बताया था कि कोई मिस ज़ेबा 2 मरतबा फोन कर चुकी हैं। इत्तेफाक से दोनों मरतबा मैं मौजूद न थी। मैं ज़ेबा को तकरीबन 2 साल से जानती हूँ। दुबली पतली सांवली सी ये लड़की एक मरतबा आर्ट्स काउंसिल की एक नशिस्त में मुझे मिली थी, जहाँ मैंने अफसाना पढ़ा था। अफसाने पर तनकीद के दौरान वो बिल्कुल खामोश बैठी रही, लेकिन नशिस्त खत्म हो जाने पर वो मुझसे मिली, अपना तारुफ कराया और अफसाने पर ढेर सारे एतराजात ठोक दिए। जितनी बातें उसने की वो सब बचकाना थी, सिवाय इस बात के कि चलिए चाय पिए। चुनाचे इसी बात को मैंने कबूल कर लिया और गुलबार में बैठकर उसके एतराजात के जवाब दिए, जिनसे वो पूरी तरह मुतमईन हो गई। हमने चाय पी और जब बिल आया और मैं पैसे देने लगी तो उसने इसरार करके खुद बिल अदा किया। पैसे उसने एक खूबसूरत पर्स से निकाले जो उसने खुद बनाया था। मैंने उसकी दस्तकारी और हाथ की सफाई की तारीफ की तो वो शर्मा गई। उसके बाद वो कभी कभी मेरे पास आने लगी। अपने बारे में बहुत कुछ उसने बताया। वो मैट्रिक में थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। किसी न किसी तरह उसने मैट्रिक पास कर लिया और टाइप सीख कर एक दफ्तर में 150 रुपए की मुलाजिम हो गई। ये मुलाजमत भी वालिद के एक दोस्त की सिफारिश पर मिल गई, वरना मैट्रिक के बाद तो आजकल आदमी यूं ही जूतियां चटखाता फिरता है। माँ और एक छोटे भाई का मुख्तसिर कुंबा था। भाई पढ़ रहा था, खुशकिस्मती से मकान जाती था, इसलिए किसी न किसी तरह गुजर होने लगी। अब 2 साल में ज़ेबा को 15 रुपए, साल के हिसाब से 30 रुपए तरक्की मिल गई थी और 180 रुपए मिलने लगे थे, जबकि छोटा भाई मैट्रिक करके कॉलेज में आ गया था और अखराजात बढ़ गए थे, इसीलिए बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। उसका फोन आया तो मैं समझ गई कि वो परेशान होगी। जब भी वो परेशान होती मुझसे मशवरा करती। मैं सिवाय हिम्मत रखने और तसल्ली देने के और क्या कर सकती थी, लेकिन तसल्ली पाकर वो मुतमईन हो जाती और बड़ी पामर्दी से हर आने वाली मुसीबत को झेल जाती। फिर एक दिन वो आई तो बड़ी खुश थी, बात बात पे चहक रही थी। मैंने गौर से देखा कि उसकी कलाइयों में जो हमेशा खाली रहा करती थी, आज हल्के फिरोजी रंग की कांच की सुबक सी चूड़ियां पहनी हुई थी। मैं फौरन ताड़ गई और पूछा, कौन है वो? पहले तो वो कस्में खा खा कर इनकार करती रही, सफाइयां पेश करती रही, शर्माती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने बता ही दिया कि उस कंपनी में जहां वो टाइपिस्ट है, अरशाद एक क्लर्क है। उसने अपने पर्स में से निकाल कर उसका फोटो भी दिखाया। कोई 25-26 बरस का दुबला पतला नौजवान था और शक्ल भी यूं ही सी थी। मैंने ज़ेबा को गौर से देखा और अंदाजा लगाया कि जोड़ ठीक रहेगा। अरशाद के बारे में भी उसने बहुत सी बातें बताई। वो 4 साल का था कि अपने वालिदैन के साथ काफिले में पाकिस्तान आते हुए बिछड़ गया। ये वाकया अमृतसर में हुआ। एक सिख तरस खाकर उस रोते बच्चे को साथ लेकर पाकिस्तानी काफिले में एक एक से पूछता फिरा, मगर उसके माँ बाप का कोई पता न चला। उस सिख ने कई महीने उसे अपने पास रखा और फिरका परस्ती के इस सैलाब में उसकी हिफाजत की और उसके बाद एक दिन वाहगा की सरहद पर पहुंचकर एक मुसलमान के हवाले कर दिया कि इस बच्चे के माँ बाप बिछड़ गए हैं, अपने साथ ले जाओ, किस्मत होगी तो वो मिल जाएंगे, वरना पाल लेना, वह गुरु भला करेंगे। वो मुसलमान साहब उसे लाहौर ले गए और इतनी सी जान से अपनी भैंसों का गोबर उठवाना और इसी किस्म के काम कराना शुरू कर दिए। 2 बरस वो उनके यहाँ रहा। उनका बच्चा स्कूल जाता था। अरशाद ने भी एक दिन जिद की कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। इस पर उन्होंने उसके फूल से रुखसार पर तमांचा मार दिया। 6-7 साल का बच्चा बेगैरती के इस तमांचे को ना सह सका और घर से भाग खड़ा हुआ। दिन भर इधर उधर भटकता फिरा, रात को न जाने कहाँ पढ़कर सो गया और सुबह को इस स्कूल में पहुंच गया कि मैं पढ़ूंगा। स्कूल के एक मास्टर उसका शौक देखकर मेहरबान हो गए और अपने घर रखकर उन्होंने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। इस तरह उसने मैट्रिक कर लिया। लेकिन मास्टर साहब का इंतकाल हो गया और उनकी बीवी ने दूसरे ही दिन उसे घर से निकाल दिया। अब अरशाद बच्चा न था। उसने मेहनत मजदूरी की और कराची आ गया। यहाँ आकर मुलाजमत हासिल की और इंटर कर लिया। अब वो BA के पहले साल में था। दिन भर मुलाजमत करता, रात को कॉलेज जाता। PIB कॉलोनी में 40 रुपए माहवार पर एक कमरे में किराए पर रह रहा था। ये सारी तफसीलात ज़ेबा ने ही मुझे बताई। एक दिन वो अरशाद को मुझसे मिलाने भी लाई। तस्वीर के मुकाबले में वो और ज्यादा कम हैसियत नजर आता था। शायद इसमें उसके छोटे कद का भी कसूर हो, लेकिन इस छोटे कद में जो बुलंद इंसान था उसे मैं ताड़ चुकी थी। मुझे ये बाहिम्मत लड़का अच्छा लगा और मैंने बाद में ज़ेबा से उसकी तारीफ भी की। ज़ेबा जिस कंपनी में काम करती थी उसका फोन नंबर वो मुझे दे गई थी।
चुनाचे दूसरे दिन सुबह को मैंने उसे फोन किया। बाजी, आपसे बड़ा जरूरी काम है, आप 5 बजे के बाद कहाँ मिलेंगी? मैंने उससे कहा, आज मैं 6 बजे तक दफ्तर में हूँ, तुम आ जाना। कोई 5:45 बजे वो आ गई। बड़ी परेशान थी। मैं समझी शायद दोनों में लड़ाई हो गई हो, लेकिन उसने बताया, अम्मी इस रिश्ते के खिलाफ हैं, कहती हैं हम खरे सैयद हैं और उसके माँ बाप का कुछ ठिकाना नहीं, खुदा जाने किस खानदान से हो, रिश्ते इस तरह नहीं होते। तो ये बात थी। ज़ेबा की परेशानी बजा थी। आखिर मैंने उसकी वालदा से मिलने का फैसला कर लिया। ज़ेबा मेरा जिक्र पहले कर चुकी थी। उसकी अम्मी बड़ी मोहब्बत से मिली। ज़ेबा मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैंने ज़ेबा के ब्याह की बात छेड़ी तो अम्मी बोली, बेटी तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तुम ही कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है इस दुख के मारे। अच्छे से रिश्ते से आपकी क्या मुराद है? लड़का एमए हो, दौलतमंद घराना हो, क्यों? अरे ना बेटी, एमए के तो नखरे वैसे ही ज्यादा होंगे। अपनी ज़ेबी तो तुम जानो इंटर पास है, रह गई दौलत तो वो हाथ का मैल है, कभी हमारे भी अच्छे दिन थे। इतना कहकर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। मैंने पूछा, फिर अच्छे रिश्ते से आपका मतलब क्या है? यही ना कि लड़का गोरा चिट्टा हो, खूब सेहतमंद जिस्म और लंबा कद, नाक नक्शे में यूसुफे सानी नजर आए। तौबा है, सूरत शक्ल को क्या शहद लगाकर चाटेंगे, मर्दों की सूरत कौन देखता है? फिर सूरत शक्ल तो ज़ेबी की भी बस वाजबी ही है। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैंने पूछा। इतने में ज़ेबा चाय ले आई। मैंने आंख से इशारा किया कि भाई क्या बेमौका आ गई, खिसको यहाँ से। वो भी समझ गई कि काम की बात हो रही है, लिहाजा चाय रखकर आटा गूंदने के बहाने 9-2-11 हो गई। उसके जाने के बाद उसकी अम्मी बोली, भाई हमारे यहाँ तो हड्डी देखी जाती है। हड्डी? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। आपका मतलब है मजबूत हड्डी हो, वक्त पड़ने पर 10-20 लाठियां सह जाए? अरे खुदा ना करे, उन्होंने कदरे बुरा मानते हुए कहा। मेरा मतलब है खानदान अच्छा हो। अच्छे से मुराद दौलतमंद है? नहीं जी, दौलत तो मैंने कहा ना हाथ का मैल है। अच्छा मैं समझी आप ऐसा खानदान चाहती हैं जिसमें तालीम बड़ी आम हो। अरे तुम अच्छा खानदान नहीं समझती? उन्होंने हैरत से कहा। नहीं, मैंने मायूसी से सर हिलाया। मेरी नासमझी पर उन्हें बड़ा मलाल हुआ और मुझे समझाते हुए बोली, शरीफों और रजीलों में भी फर्क नहीं समझती? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यही ना कि लड़का आवारा ना हो, झूठ ना बोलता हो, इज्जत नफ्स का मालिक हो। लड़का ही नहीं, उसका खानदान भी शरीफ होना चाहिए, और खानदान में कोई मौजूद ना हो, सब मर खप गए हों तो। मेरे इतना कहने पर वो ताड़ गईं और तेवरियां चढ़ाकर बोली, तुम अरशाद की सिफारिश लेकर तो नहीं आई हो? अरशाद में आखिर क्या बुराई है? मुझे एतराफ़ करते ही बनी। 100 बुराइयों की एक बुराई ये है कि उसके खानदान का कुछ पता ठिकाना नहीं। अच्छा अम्मी, एक बात बताइए। कहो। ये ठीक है कि उसके खानदान का कुछ पता ठिकाना नहीं, लेकिन लड़का कितना शरीफ है, क्या इसी से ये साबित नहीं होता कि वो किसी अच्छे और शरीफ घराने का होगा? हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अम्मी इस दाव पर चित हो गईं और बोली, मैंने इस पर गौर ही नहीं किया था। बुढ़ापे में नगोड़ी मारी मत भी मारी जाती है। गर्ज इस तरह ज़ेबा और अरशाद की शादी हो गई। अरशाद भी अपना पीर कॉलोनी वाला कमरा छोड़कर लियाकताबाद में अपनी सास के यहाँ रह रहा है। पहले घर का बोझ अकेली ज़ेबा पर था, अब दोनों मिलकर उठाते हैं, जिससे घर की खुशहाली भी बढ़ गई है। अरशाद ने एक दिन मुझे बताया कि मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि हमारे यहाँ कोलू चलता था, तेल निकाला जाता था। ये इसलिए याद है कि मैं एक दिन बैल की लपेट में आ गया था और चोट लग गई थी। तब से आज तक ये हाल है कि बैल की सूरत देखकर वहशत होती है। अरशाद में खुद कोई बुराई है? ये मैंने कब कहा? वो आवारा है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, या और कोई ऐब है इसमें? नहीं बेटी, झूठ नहीं बोलूंगी। एक दिन खुदा को भी मुंह दिखाना है। मैं उन्हें समझाना तो ये चाहती थी कि कोई खानदान अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे अच्छे खानदानों में आवारा लड़के पैदा होते हैं, बल्कि इनका तनासुब कुछ ज्यादा ही होता है। अच्छाई बुराई का ताल्लुक माहौल से है या फिर अपनी फितरत से, लेकिन जाहिर है कि वो पुराने ख्याल की खातून थी और अच्छे खून और अच्छे खानदान के चक्कर से निकल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उनसे उन्हीं की जुबान में बात की। मैंने कहा, ये बात अम्मी को मालूम नहीं है, वो तो दामाद की सादतमंदी देखकर सबसे यही कहती हैं कि माशाल्लाह नहायत आला और शरीफ ख़ानदानी लड़का है। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।